हेलो फ्रेंड्स, वैसे तो हमारी उत्तर प्रदेश जीके की इस सीरीज़ में हमने उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय और उत्तर प्रदेश की जो भूगोल है या फिर ज्योग्राफी है इसको कंप्लीट अध्ययन कर लिया था। इसके अलावा हम उत्तर प्रदेश की राज्य व्यवस्था या फिर पॉलिटी को अध्ययन कर रहे थे और इसके अंतर्गत हमने उत्तर प्रदेश का राजनीतिक परिदृश्य और उत्तर प्रदेश का प्रशासनिक परिदृश्य ये दो टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज का हमारा टॉपिक रहेगा उत्तर प्रदेश में जो पंचायती राज व्यवस्था है इसके बारे में हम डिटेल में अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, जितने भी हमारे ये वीडियो लेक्चर रहेंगे वो आपके उत्तर प्रदेश के जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चलिए, तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा उत्तर प्रदेश में पंचायती राज। तो पहले हम इसकी पूरी थ्योरी डिस्कस करेंगे और थ्योरी के बाद लास्ट में एक हमारा महत्वपूर्ण एमसीक्यूज का सेक्शन रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, भारतीय संविधान के भाग 4 या फिर पार्ट 4 में दिए गए राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 40 के तहत राज्यों के लिए पंचायतों की स्थापना का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो हमारे संविधान का जो आर्टिकल 40 है जो कि नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है ना। पार्ट 4 में क्या है, नीति निर्देशक तत्व है या फिर हम जैसे डीपीएसपी बोलते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो इसका जो आर्टिकल 40 है इसमें राज्यों को उनका कर्तव्य बताया गया है कि प्रत्येक राज्य अपने यहाँ पंचायतों की स्थापना करे और उनको शक्तियाँ प्रदान करे। ठीक है, तो ये आर्टिकल 40 में दिया गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आपको याद रखना है आर्टिकल 40। चलिए आगे बात करते हैं। आर्टिकल 40 भाग 4 में दिए नीति निर्देशक तत्वों में कहा गया है कि राज्य भारत के अंदर पंचायतों का गठन करे और समय समय पर इनको शक्तियां प्रदान करे और मजबूत करे, है ना। अभी मैंने जैसे आपको बताया इसमें आर्टिकल 40 में क्या लिखा हुआ है ना। जो राज्य हैं भारत के अंदर पंचायतों का गठन करें, पंचायतों की स्थापना करें और उनको शक्तियां प्रदान करें ताकि उनको मजबूती मिले। ठीक है, तो ये आर्टिकल 40 में ये चीज़ें दी गई हैं। अब देखिए, जो हमारी यूनियन व्यवस्था है ना, भारत एक यूनियन है ना, आपको पता होगा। तो इसमें कैसी व्यवस्था है, सबसे ऊपर केंद्र सरकार होती है, उसके नीचे राज्य सरकारें होती हैं और फिर उनके भी नीचे क्षेत्रीय या फिर स्थानीय सरकारें होती हैं। ठीक है, जैसे पंचायती राज होती हैं ग्रामीण स्तरों पर और नगर स्तरों पर नगरीय निकाय होते हैं। पंचायती राज में क्या क्या आता है, जिला पंचायत आती हैं, क्षेत्र पंचायत आती हैं और ग्राम पंचायत आती हैं। इसके अलावा नगरीय निकाय लेवल पर नगर निगम होता है, नगर पालिका होता है और नगर पंचायत होता है। ये क्या होते हैं अभी हम आगे डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो जो हमारा पूरा देश है या फिर जैसे हम यूनियन बोलते हैं तो इस प्रकार से चलता है। सबसे ऊपर केंद्र सरकार होती है, उसके नीचे राज्य सरकारें होती हैं प्रत्येक राज्य में। इसके अलावा देखिए, क्षेत्रीय स्तर पर और स्थानीय स्तर पर भी ठीक है पंचायती राज और नगरीय निकाय के माध्यम से शासन किया जाता है। चलिए आगे बात करते हैं। पंचायती राज को राज्य सूची या फिर स्टेट लिस्ट में शामिल किया गया है। तो आपको पता ही होगा 3 लिस्ट होती हैं, एक होती है संघ सूची, एक होती है राज्य सूची और एक होती है समवर्ती सूची। तो जो पंचायती राज सब्जेक्ट है या फिर विषय ये किस सूची में है। ठीक है, तो यहाँ से भी ये क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, आपको याद रखना है कि पंचायती राज राज्य सूची या फिर स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है। चलिए आगे बात करते हैं। स्वतंत्रता के बाद संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश में पंचायतों के लिए उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 पारित किया गया, किंतु उत्तर प्रदेश में पंचायतों की स्थापना 15 अगस्त 1949 को प्रारंभ हुई, है ना। तो देखिए, जब हमारे देश को आज़ादी मिली है ना, उस टाइम उत्तर प्रदेश को क्या बोलते थे, यूपी यूनाइटेड प्रोविंस या फिर संयुक्त प्रांत बोलते थे। ये चीज़ हमने कई बार रिवीजन की है। ठीक है, तो उस समय उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 लाया गया था उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, किंतु उत्तर प्रदेश में पंचायतों की स्थापना कब हुई, 15 अगस्त 1949 को। देखिए, अधिनियम तो 47 में आ गया था, लेकिन कोई भी चीज़ तुरंत नहीं हो जाती है इम्प्लीमेंट, लेकिन स्थापना कब हुई आगे चल करके इनकी, 15 अगस्त 1949 को इनकी स्थापना हुई। तो ये आपको डेट भी याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बात करते हैं। अब हम बात करते हैं बलवंत राय। सबसे पहले पंचायती राज को पढ़ने से पहले हमें थोड़ा कुछ समितियां पढ़नी पड़ेंगी। तो एक समिति है बलवंत राय मेहता समिति, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसको थोड़ा हम देखते हैं। देखिए, 1952 के सामुदायिक विकास कार्यक्रम की असफलताओं के कारण इनकी समीक्षा करने के लिए इस समिति का गठन 1957 को किया गया, है ना। तो देखिए, आपको पता ही होगा ग्रामीण विकास के संबंध में 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम लाया गया था भारत सरकार के द्वारा, लेकिन ये बहुत ज़्यादा सफल नहीं हुआ था, है ना। तो इसकी असफलता के चलते या फिर इसकी समीक्षा करने के लिए या फिर पंचायती राज के संबंध में और सुझाव देने के लिए 1957 में एक कमेटी बनाई गई थी, जिसे हम बलवंत राय मेहता समिति कहते हैं ना। ये बलवंत राय मेहता जी हैं, इनकी अध्यक्षता में ही ये समिति बनाई गई थी। इनकी अध्यक्षता में ही ये समिति बनाई गई थी। इस समिति ने पंचायती राज व्यवस्था को लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का नाम दिया, है ना। तो ये समिति ने जो पंचायती राज व्यवस्था इसको क्या नाम दिया था, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। देखिए, विकेंद्रीकरण का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए शक्तियाँ एक जगह यहाँ पर इकट्ठी हैं, है ना, तो शक्तियों को निचले स्तर तक पहुँचाना, है ना। जैसे केंद्र के पास मान लीजिए पूरी शक्तियाँ हैं, अब इसको हमें निचले स्तर तक, ग्रामीण स्तर तक यदि पहुँचाना है तो इसको हम बोलते हैं विकेंद्रीकरण शक्तियों का। ठीक है, तो शक्तियाँ एक जगह से सभी जगह ट्रांसफर
करना, इसको हम बोलते हैं विकेंद्रीकरण। आगे बात करते हैं। बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के आधार पर पंचायतों को 3 स्तर पर गठन करने की या फिर गठित करने की बात की गई है ना। तो जो ये बलवंत राय मेहता समिति बनी थी, तो इन्होंने जब अपनी सिफारिशें दी तो इन्होंने 3 स्तर पर पंचायतों के गठन की बात की थी। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। ठीक है, जो वर्तमान में भी हमें यही व्यवस्था देखने को मिलती है 3 स्तर पर। तो यही सिफारिश इन्होंने दी थी। 1958 में राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों को मंजूरी प्रदान की गई और 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कर दी गई। ठीक है, देखिए जब इन्होंने अपनी 1957 में रिपोर्ट दे दी थी इस कमेटी ने, तो 1958 में राष्ट्रीय विकास जो परिषद थी, इनके द्वारा जो सिफारिशें दी गई थी उनको मंजूर कर दिया गया है ना। और 2 अक्टूबर 1959, ये डेट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। इस डेट को प्रधानमंत्री जो थे हमारे उस समय जवाहरलाल नेहरू जी, तो इन्होंने राजस्थान का जो नागौर है यहाँ से पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की। ठीक है, तो जो बलवंत राय मेहता ने सिफारिशें की थी उसको लागू करने वाला पहला राज्य राजस्थान बना। ठीक है, और कौन सा जिला बना? नागौर जिला बना। ठीक है, तो ये सारी डिटेल आपको याद रखनी है, ये डेट भी आपको याद रखनी है, और राजस्थान का जो नागौर जिला है इसके बारे में भी आपको दिमाग में चीज़ें रखनी है। यहाँ से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। इसी वर्ष 11 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था लागू की है ना। तो देखिए सबसे पहले तो राजस्थान में की गई, इसके बाद है ना इसी वर्ष देखिए 11 अक्टूबर 1959 के टाइम पे आंध्र प्रदेश में भी पंचायती राज व्यवस्था को लागू कर दिया गया। तो आपको याद रखना है, सबसे पहले ये राजस्थान में लागू हुआ, उसके बाद 11 अक्टूबर को पंचायती राज व्यवस्था आंध्र प्रदेश में भी लागू कर दी गई। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं अशोक मेहता समिति की। तो पंचायती राज की असफलताओं के कारण इस समिति का गठन 1957 में किया गया। ठीक है, देखिए अब ये त्रिस्तरीय व्यवस्था को लागू तो कर दिया गया था, लेकिन बहुत ज़्यादा सफलता मिल नहीं रही थी, तो इसको रिव्यू करने के लिए एक और कमेटी गठित की गई 1977 में, जिसे हम अशोक मेहता समिति बोलते हैं। ठीक है, इसकी डेट आपको याद रखना है 1977। इस समिति ने पंचायती राज संस्थाओं को 3 स्तर के स्थान पर 2 स्तर पर पंचायतों की गठन की बात की है ना। तो बलवंत राय मेहता ने 3 स्तर पर पंचायतों की गठन की बात की थी, लेकिन जो अशोक मेहता समिति आई इसने कहा 3 स्तर पर नहीं, 2 स्तर पर ही पंचायतों का गठन होना चाहिए। एक जिले स्तर पर जिला परिषद और ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति। इन्होंने ग्राम स्तर पर जो ग्राम पंचायत है उसकी बात को नकार दिया था। ठीक है, तो इन्होंने जो अपनी सिफारिशें दी थी इनको लागू उस समय नहीं किया गया था। ठीक है, दोनों कमेटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है ना, आपको याद रखना है। अशोक मेहता ने 2 स्तर पर पंचायतों की सिफारिशें की थी, इसके अलावा जो बलवंत राय मेहता हैं इन्होंने 3 स्तरों पर पंचायतों के गठन की बात की थी। चलिए पंचायती राज से संबंधित कुछ अन्य समितियों को भी देख लेते हैं। तो देखिए अलग अलग समय में पंचायती राज को और ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए अलग अलग समितियों को गठन किया गया। राज्य राव समिति का गठन किया गया था 1985 में, सिंघवी समिति 1987 में गठित की गई, और पीके थोंगन समिति 1988 में गठित की गई। ठीक है, तो ये कुछ अन्य समितियाँ हैं जिन्होंने अलग अलग समय में अपने अपने सुझाव दिए पंचायतों को मजबूत करने के लिए। तो यहाँ पर हमें इन समितियों को डिटेल में नहीं पढ़ना है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो राजीव गांधी की सरकार के समय में हम देखते हैं पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने के लिए 64वां संविधान संशोधन बिल 1989 लोकसभा में पारित हो गया, किंतु राज्यसभा में इसे पारित नहीं किया जा सका। ठीक है, तो पंचायती राजों को संवैधानिक दर्जा देने से मतलब ये है कि संविधान में पंचायती राज का उल्लेख करना है ना। इससे पहले संविधान में पंचायती राज का बस डीपीएस में उल्लेख था, इसके अलावा अलग से कोई उल्लेख नहीं था। ठीक है, तो इसको संविधान में दर्जा देने के लिए 64वां संविधान संशोधन बिल 1989 में राजीव गांधी सरकार के समय में लाया गया था। देखिए जो ये पीके थोंगन समिति थी ना 1988 में बनी थी, तो इसने अपनी रिकमेंडेशन में ये बोला था कि जो पंचायती राज हैं इनको हमें संवैधानिक दर्जा देना चाहिए ताकि इनको और मजबूती प्रदान हो। ठीक है, तो फाइनली राजीव गांधी की सरकार में ये प्रयास किया गया था, 64वां संविधान संशोधन बिल लाया गया था 1989 में, लेकिन ये पारित नहीं हो सका था संसद से। लोकसभा से तो पारित हो गया था परंतु राज्यसभा से पारित नहीं हो पाया था। क्यों पारित नहीं हो पाया था? क्योंकि उस समय जो राज्य थे उनका ये मानना था कि इस बिल के थ्रू कहीं ना कहीं केंद्र को ज़्यादा पावर मिल रही है और राज्यों को कम पावर मिल रही है, इस कारण से ये राज्यसभा से पारित नहीं हो सका था। चलिए आगे बात करते हैं। नरसिम्हा राव की सरकार के समय में 73वां संविधान संशोधन बिल 1992 में लाया गया था। ठीक है, तो फाइनली संवैधानिक दर्जा देने के लिए 73वां संविधान संशोधन बिल लाया गया 1992 में नरसिम्हा राव की सरकार के समय। इसके तहत आर्टिकल 243A से लेकर के 243O तक अनुसूची 11 जोड़ी गई और इसमें कुल 19 सब्जेक्ट पंचायतों को दिए गए। ये जब संविधान संशोधन लाया गया तो संविधान में आर्टिकल 243A से O तक जोड़ा गया। इसके अलावा अनुसूची भी जोड़ी गई, एक अनुसूची 11 जो कि पंचायती राज से संबंधित है, और पंचायतों को
29 या फिर 29 सब्जेक्ट प्रदान किए गए जिस पे वह अपने कानून बना सकती है या फिर काम कर सकती है। ठीक है, तो ये सारी डिटेल आपको याद रखना है। ये संविधान संशोधन बिल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ये आर्टिकल, अनुसूची सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसे 24 अप्रैल 1993 से पूरे देश में लागू कर दिया गया है ना। तो ये जब 73वां संविधान संशोधन बिल लाया और बाद में इसे लागू कब से किया गया, 24 अप्रैल 1993 से पूरे देश में लागू कर दिया गया। इसी के चलते हम भारत में प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को पंचायती राज्य दिवस मनाते हैं। तो यहाँ पर जितने भी फैक्ट मैंने कवर किए हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और यहाँ से कई बार बार एग्जाम्स में क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो आपको सारी डिटेल बहुत अच्छे से याद रखनी है। चलिए 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के बारे में कुछ और पॉइंट हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो देखिए जो 73वां संविधान संशोधन है ये किससे संबंधित है, पंचायती राज से संबंधित है। तो सीधा यहीं से आपका क्वेश्चन बन जाएगा कि जो 73वां संविधान संशोधन है किससे संबंधित है, तो पंचायती राज से संबंधित है। इसके अलावा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस या फिर राइट देने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा 1992 में ये संविधान संशोधन लाया गया था। तो अभी मैंने आपको बताया इसको संवैधानिक दर्जा देने के लिए ये संविधान संशोधन लाया गया था। इसके द्वारा संविधान में भाग 9 में आर्टिकल 243 ए से ओ तक 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और 29 सब्जेक्ट भी दिए गए। तो ये सारी डिटेल हमने पहले ही डिस्कस कर ली। 73वां संविधान संशोधन से संबंधित कुछ अनिवार्य और महत्वपूर्ण बिंदु को हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए इसमें पंचायती राज के त्रिस्तरीय प्रणाली या फिर जिसे हम 3 टायर सिस्टम बोलते हैं इसका प्रावधान किया गया है ना। 3 टायर सिस्टम से मतलब क्या है, जो बलवंत राय मेहता जी ने बताई थी वही प्रणाली को यहाँ पर अपनाया गया। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत है ना, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। ठीक है, तो ये 3 टायर सिस्टम इसको हम बोलते हैं। तीनों स्तर पर चुनाव कैसे होंगे, तो प्रत्यक्ष होंगे। इसके अलावा न्यूनतम आयु होगी जो कैंडिडेट की वो 21 वर्ष होगी। जो भी चुनाव लड़ेंगे उनकी 21 वर्ष आयु होनी चाहिए। इसके तहत पंचायती राज संस्था में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण की व्यवस्था की गई। ठीक है, अब देखिए जो 73वें संविधान संशोधन में जो कुछ प्रावधान किए गए थे ये उसमें से कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान मैं आपको सामने बता रहा हूँ। यहाँ पर क्या बोला गया कि हर राज्य को महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण देना आवश्यक है। अब कोई राज्य चाहे तो उसको बढ़ा सकता है, कम नहीं कर सकता है ना। तो 1/3 आरक्षण तो बिल्कुल कंपलसरी है। कुछ राज्यों ने यहाँ पर 50% आरक्षण भी दे रखा है। ठीक है, तो ये सारी डिटेल आपको याद रखनी है। सभी स्तरों पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है ना। इसके अलावा जितने भी स्टेट हैं तो सभी स्तरों पर SC और ST, शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट के लिए आरक्षण की व्यवस्था भी की गई है उनकी जनसंख्या के आधार पर। इन सभी का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा है ना। जो ये 3 टायर सिस्टम में जो 3 है, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद है ना, तो इनका जो कार्यकाल होगा वो 5 वर्ष का होगा। इसके अलावा पंचायत के भंग होने पर 6 माह के अंदर चुनाव कराना अनिवार्य होगा। ठीक है, तो जब भी इसका कार्यकाल कंप्लीट होगा या फिर भंग होगी ये, तो उसके 6 महीने पहले चुनाव कराना अनिवार्य है। तो ये सारे कुछ अनिवार्य प्रावधान है 73वें संविधान संशोधन के, जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आपको याद रखने हैं। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। 73वां संविधान संशोधन के अनुसार उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश पंचायत विधि संशोधन विधेयक 1994 पारित किया गया, जो कि 22 अप्रैल 1994 को प्रदेश में लागू किया गया है ना। तो जब ये 73वां संविधान संशोधन लाया गया केंद्र सरकार के द्वारा, तो उसी के तहत उत्तर प्रदेश का भी संशोधन विधेयक लाया गया पंचायत के संबंध में, जिसे बोलते हैं उत्तर प्रदेश पंचायती विधि विधेयक 1994 में से पारित किया गया, जो कि पूरे उत्तर प्रदेश में 22 अप्रैल 1994 से लागू हुआ। तो ये डेट आपको याद रखनी है। इस प्रकार प्रदेश में भी पंचायतों की त्रिस्तरीय व्यवस्था को लागू किया गया। 23 अप्रैल 1994 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग की भी स्थापना की गई है ना। तो देखिए जो भी ये पंचायतों के चुनाव होते हैं वो कौन कराता है, राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। तो इसी के चलते 23 अप्रैल 1994 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग की भी स्थापना की गई। तो ये डेट भी आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में पंचायतों की निम्न त्रिस्तरीय व्यवस्था को लागू किया गया है। ठीक है, तो देखिए जो उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय व्यवस्था है, कौन कौन सी चीज़ें हैं यहाँ पर, तो जिला पंचायत है, यहाँ पर 75 जिला पंचायत है, ये हर एक जिले में एक होती है। इसके अलावा क्षेत्र पंचायत है 826 और पंचायत समिति हैं 58,189। ठीक है, तो ये कुछ डेटा भी आपको याद रखना है। 75 जिला पंचायत हैं, क्षेत्र पंचायत 826 है और पंचायत समिति 58,189 है ना। ये सरकारी डेटा है। ठीक है, ये सरकार की साइट से मैंने डेटा लिया है, तो यहाँ पर कोई भी गलती की गुंजाइश नहीं है। ठीक है, इसके अलावा अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि 24 अप्रैल को हम पंचायती राज दिवस मनाते हैं। ठीक है, तो ये फिर से यहाँ पर रिपीट हो गया फैक्ट, तो आपको याद रखना है 24
अप्रैल को हम पूरे देश में पंचायती राज दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि इसी दिन 24 अप्रैल से ही पूरे देश में पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था। चलिए अब एक एक करके हम इनको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। जिला पंचायत जो है त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था में सबसे पहले या फिर सबसे ऊपर जिला पंचायत होती है, जिसका गठन प्रदेश के सभी जनपदों या फिर जिलों में किया जाता है ना। तो हर एक जिले में एक जिला पंचायत होती है। उत्तर प्रदेश में कुल 75 जिला पंचायतें हैं। इसके अलावा इनका चुनाव इलेक्शन कैसे होता है, तो सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से उस चुनाव क्षेत्र के वयस्क मतदाताओं के द्वारा किया जाता है ना। तो इसमें जो सदस्य चुने जाते हैं तो वो उनका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है वयस्क मतदाताओं के द्वारा, मतलब 18 प्लस के जो लोग होते हैं या फिर मतदाता होते हैं वो इनको चुनते हैं, इनके मेंबर को चुनते हैं। ठीक है, ये चुने हुए जो सदस्य होते हैं अपने बीच में से ही अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को चुनते हैं। ठीक है, तो जो ये सदस्य हम हर वार्ड में से एक एक चुनते हैं, तो वही सदस्य फिर आगे जाकर अप्रत्यक्ष रूप से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को चुनते हैं। तो एक बात याद रखना है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है और सदस्यों का यहाँ पर प्रत्यक्ष चुनाव देखने को मिलता है। जिला पंचायत का सचिव जिले का मुख्य विकास अधिकारी एवं पंचायती राज अधिकारी होता है ना। तो जो जिला पंचायत का सचिव होता है उसे क्या बोलते हैं, मुख्य विकास अधिकारी या फिर पंचायती राज अधिकारी। इसके अलावा यहाँ पर जिला पंचायत में 6 समितियाँ बनाकर अपना कार्य किया जाता है, या फिर यहाँ पर 6 समितियाँ बनाई जाती हैं जो कि अपना कार्य करती हैं, जिनके नाम क्या क्या हैं देख लेते हैं। पंचायत समिति होती है, निर्माणकारी समिति होती है, नियोजन व विकास समिति होती है, स्वास्थ्य व कल्याण समिति होती है, शिक्षा समिति होती है और जल समिति होती है। तो ये 6 समितियां होती हैं जो कि अपना कार्य करती हैं जिला पंचायत के अंतर्गत। ठीक है, तो ये सारी डिटेल आपको याद रखनी है जिला पंचायत के संबंध में। आगे बात करते हैं क्षेत्र पंचायत, जो कि मध्यम स्तर पर होती है। तो त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था में दूसरे स्थान पर क्षेत्र पंचायत की व्यवस्था की गई है। ठीक है, क्षेत्र पंचायत में एक प्रमुख होता है और एक उप प्रमुख होता है और अन्य सदस्य भी होते हैं। तो क्षेत्र पंचायत के प्रमुख के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव चुने जाने के 1 वर्ष के भीतर नहीं लाया जाता। ठीक है, तो जो इसमें हम प्रमुख को चुनते हैं क्षेत्र पंचायत के, तो 1 वर्ष यदि आपने उसको सिलेक्ट कर लिया है तो 1 वर्ष तक उसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जाता। अविश्वास प्रस्ताव का मतलब है उसको हटाया नहीं जा सकता है ना, हटाने की प्रक्रिया को ही हम अविश्वास प्रस्ताव बोलते हैं। प्रदेश में क्षेत्र पंचायतों की कुल संख्या कितनी है, तो 826 है। चुनाव कैसे होता है, तो सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष होता है, जैसा जिला पंचायत में हमने देखा था। उस ग्राम सभा के वयस्क मतदाताओं है ना, 18 प्लस एज के जो लोग हैं उनके द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी सदस्यों को चुना जाता है और अप्रत्यक्ष रूप से फिर ये अपने प्रमुख को चुनते हैं। क्षेत्र पंचायत जिला पंचायत एवं ग्राम पंचायत को जोड़ने का कार्य करती है। तो जो क्षेत्र पंचायत होती है मध्यम लेवल पर, तो ये जिला पंचायत और ग्राम पंचायत को जोड़ने का कार्य करती है। ठीक है, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। क्षेत्र पंचायत का सचिव खंड विकास अधिकारी BDO होता है ना। तो इसका जो सचिव होता है वो कौन होता है, खंड विकास अधिकारी या फिर BDO है ना, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर इसको हम बोलते हैं। यह भी 6 समितियां बनाकर कार्य करती है। तो जैसा हमने जिला पंचायत में देखा था 6 समितियां बनाकर के कार्य करती है, वैसे ही क्षेत्र पंचायत भी 6 समितियां बनाकर के अपना कार्य करती है। चलिए आगे बात करते हैं ग्राम पंचायत की। तो देखिए त्रिस्तरीय व्यवस्था पर सबसे जो निचले स्तर पर होती हैं वो ग्राम पंचायत होती हैं, ग्रामीण लेवल पर है ना। तो इनका चुनाव कैसा होता है, सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से ग्राम सभा के वयस्क मतदाताओं के द्वारा होता है। ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत का सदस्य होने के लिए कम से कम 21 वर्ष की आयु का होना आवश्यक है ना। अब आपको यहाँ एक बात याद रखनी, जो इसके सदस्य होते हैं उनका भी चुनाव प्रत्यक्ष होता है, और जो ग्राम प्रधान होते हैं या फिर जो हम जिसे सरपंच भी बोलते हैं है ना, तो उनका चुनाव भी यहाँ पर प्रत्यक्ष होता है। ग्राम पंचायत का अध्यक्ष सरपंच या फिर ग्राम प्रधान होता है ना, ये आपको पता ही होगा। इसके अलावा प्रदेश में जो ग्राम पंचायतों की संख्या है वो 98,189 है। ग्राम पंचायत के सदस्यों की संख्या का निर्धारण जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। कैसे किया जाता है, देखिए जहाँ पर 999 की आबादी है वहाँ पर 9 सदस्य होंगे। 1000 से 2000 लगभग की जो संख्या है वहाँ पर 11 सदस्य होंगे। 2000 से 2999 जहाँ पर पॉपुलेशन है वहाँ पर 13 सदस्य होंगे। इसके अलावा 3000 से अधिक जहाँ पर गांव में संख्या है वहाँ पर 15 सदस्य होंगे। तो ये भी आपको डिटेल याद रखनी है, अलग अलग जनसंख्या के अकॉर्डिंग अलग अलग सदस्य यहाँ पर निर्वाचित होते हैं। ग्राम पंचायत की बैठकों की बात कर लें तो किसी भी ग्राम पंचायत की पहली बैठक उसके गठन के 30 दिन के भीतर होनी चाहिए है ना। तो मान लीजिए कोई नवीन ग्राम पंचायत गठित हुई है तो 30 दिन के पहले उसकी बैठक होना आवश्यक है। इसके बाद प्रत्येक माह में एक बैठक होना आवश्यक है, साथ ही 2 बैठकों के मध्य 2 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ डिटेल भी आपको याद रखनी है। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में 112 वर्ष की बुजुर्ग महिला, जिनका नाम क्या था, नौरोजी देवी, ग्राम प्रधान या फिर सरपंच चुना गया।
ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट की एक प्रकार से न्यूज़ है, एकदम करंट की नहीं है, कुछ टाइम पहले की है। तो आजमगढ़ जो जिला है, यहाँ पर 112 वर्ष की जो बुजुर्ग महिला थी नौरोजी देवी, इनको ग्राम प्रधान या फिर सरपंच चुना गया। तो ये पॉइंट या फिर फैक्ट आपको दिमाग में रखना है। आगे बात करते हैं ग्राम प्रधान को हटाने की प्रक्रिया को थोड़ा हम देख लेते हैं। तो देखिए, ग्राम प्रधान को हटाने के लिए ग्राम पंचायत द्वारा एक विशेष बैठक बुलाई जाती है, जिसकी 15 दिन पूर्व सूचना देनी आवश्यक है ना। तो यदि ग्राम प्रधान को हटाना है तो इसकी बैठक बुलाई जाती है, एक विशेष बैठक बुलाई जाती है जिसमें 15 दिन पूर्व सूचना देना आवश्यक है। इसके अलावा बैठक में ग्राम सभा के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा ग्राम प्रधान को हटाया जा सकता है। ठीक है, तो इनको हटाने के लिए कितना बहुमत चाहिए? 2/3 है ना, 2/3 बहुमत आवश्यक है मतदान करने वाले सदस्यों का। इस विशेष बैठक में गणपूर्ति होना आवश्यक है, जो कि उस ग्राम सभा के 1/3 सदस्यों से कम नहीं होनी चाहिए। गणपूर्ति मतलब उसमें उपस्थित कितने हो रहे हैं सदस्य ना, तो 1/3 सदस्य आवश्यक हैं। इसके अलावा अपेक्षित बहुमत नहीं होने पर ग्राम सभा को हटाने का प्रस्ताव पारित नहीं हो सकेगा। यदि अपेक्षित बहुमत नहीं है तो ये प्रस्ताव पारित नहीं हो सकेगा। इस प्रकार उसी ग्राम प्रधान को हटाने के लिए दूसरा प्रस्ताव उस बैठक के 1 वर्ष के भीतर नहीं लाया जा सकता। मान लीजिए आपने एक बार ये प्रस्ताव ला दिया उसको हटाने का, तो अगले 1 वर्ष तक आप दोबारा उसको हटाने के लिए प्रस्ताव नहीं ला सकते, है ना। तो ये इसको हटाने की प्रक्रिया ग्राम प्रधान को, तो ये भी आपको थोड़ा याद रखनी है। अब हम बात कर लेते हैं नगरीय निकाय प्रणाली की। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में नगर स्वायत्त शासन की शुरुआत 1916 से हुई थी। तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट एक फैक्ट है कि उत्तर प्रदेश में जब आज़ादी के पहले नगरीय निकाय की शुरुआत हो गई थी 1916 से। नगरों के लिए राज्य विधानमंडल द्वारा संयुक्त प्रांत टाउन एरिया अधिनियम 1916 तथा संयुक्त प्रांत नगरपालिका अधिनियम 1916 पारित किया गया। इन दोनों अधिनियमों के माध्यम से उत्तर प्रदेश में नगर निगम, नगर पालिका परिषद और नगर क्षेत्र समितियां आदि की स्थापना की गई। ठीक है, तो ये जो 2 अधिनियम लाए गए थे, तो इनके द्वारा नगर निगम, नगर पालिका और नगर क्षेत्र समितियों की स्थापना की गई थी। 74वां संविधान संशोधन 1992 है ना, इसी से रिलेटेड है, नगरीय निकाय से, इसको हम देख लेते हैं। तो 74वां संविधान संशोधन नगर पालिका या फिर नगरीय निकाय से संबंधित है। इसके द्वारा भाग 9 का जोड़ा गया है ना, वहाँ पर हमने भाग 9 जोड़ा था और इसमें हमने भाग 9 का जोड़ा। आर्टिकल 243 से ZG तक इसमें हमने आर्टिकल जोड़े। इसके अलावा 12वीं अनुसूची को भी जोड़ा। वहाँ पर हमने 11वीं अनुसूची जोड़ी थी और यहाँ पर हमने 12वीं अनुसूची जोड़ी, और यहाँ पर हमने नगर पालिका या फिर नगरीय निकायों को 18 सब्जेक्ट प्रदान किए गए, है ना। तो ये सारी डिटेल आपको याद रखनी है, भाग 9 का या फिर पार्ट 9 का। इसके अलावा आर्टिकल आपको याद रखनी है, अनुसूची भी आपको याद रखनी है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत में नगर निगम की स्थापना सर्वप्रथम मद्रास चेन्नई में 1987 में की गई। तो सर्वप्रथम जो भारत में नगर निगम की स्थापना हुई थी वो मद्रास चेन्नई में हुई थी 1987 में। ये एक फैक्ट है, आपको याद रखना है। इसके अलावा नगरीय निकाय मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं देख लेते हैं। नगर पंचायत होती है, नगर परिषद होती है और नगर निगम होती है। जैसे हमने वहाँ पर पंचायती राज में देखा था 3 लेवल होते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर भी होता है। ये ग्रामीण क्षेत्र के होते हैं जो कि नगर क्षेत्र में परिवर्तित हो रहे हैं। तो नगर पंचायतों का गठन कहाँ किया जाता है? ये ग्रामीण क्षेत्र होते हैं, लेकिन ऐसे ग्रामीण क्षेत्र होते हैं जो कि नगर क्षेत्र में परिवर्तित हो रहे हैं, धीरे धीरे उनका नगरीकरण हो रहा है। तो ऐसे क्षेत्रों में नगर पंचायत का गठन किया जाता है। इसके अलावा जो नगर परिषद होती हैं, ये कहाँ पर होती हैं? तो यह छोटे नगरीय क्षेत्रों में, जो छोटे शहर होते हैं, वहाँ पर नगर परिषद का गठन या फिर नगर पालिका का गठन किया जाता है। और जो नगर निगम होते हैं, ये कहाँ पर होते हैं? तो बड़े जो नगरीय क्षेत्र होते हैं, यहाँ पर नगर निगम होते हैं। तो ये 3 स्तर होते हैं नगरीय निकाय के। आगे देखते हैं 74वां संविधान संशोधन के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं। देखिए, नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए 1/3 स्थान आरक्षित किए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी 1/3 आरक्षित किए गए हैं, जैसा हमने वहाँ पर पंचायती राज में देखा था। इसके अलावा SC ST के लिए आरक्षण भी किया गया है यहाँ पर जनसंख्या के आधार पर। नगरीय संस्थाओं का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। तो सेम प्रोविज़न है जैसे हमने पंचायती राज में देखे थे। विघटन होने पर 6 माह के भीतर चुनाव कराना अनिवार्य है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश स्थानीय स्वशासन कानून संशोधन अधिनियम 1994 पारित किया गया। इसके तहत राज्यपाल के द्वारा नगरों के प्रकार की घोषणा की जाती है। ठीक है, तो ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा भी 1994 में अधिनियम लाया गया था। ठीक है, नगरीय निकाय से संबंधित। तो ये डिटेल भी सारी आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राज्य के समस्त नगरीय क्षेत्रों को 3 भागों में बांटा गया था, परंतु वर्तमान में 4 प्रकार के, है ना। तो जैसे अभी हमने देखा 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में 4 प्रकार की व्यवस्था देख लेते हैं कैसे। जैसे एक होते हैं महानगरीय क्षेत्र, एक होते हैं बड़े नगरीय क्षेत्र, एक होते हैं छोटे नगरीय क्षेत्र और एक होते हैं संक्रमणशील क्षेत्र।
10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले जो क्षेत्र होते हैं ना, यहाँ पर नगर निगम की स्थापना की जाती है। इसके अलावा 5 से 10 लाख वाले जो क्षेत्र हैं यहाँ पर नगर निगम स्थापित की जाती है। तो 10 लाख से अधिक और 5 से 10 लाख वाले जो क्षेत्र हैं यहाँ पर नगर निगम होती है। इसके अलावा 1 लाख से 5 लाख के बीच के जो जनसंख्या के क्षेत्र हैं यहाँ पर नगर पालिका परिषद होती है, और 15,000 से 1 लाख के जो क्षेत्र यहाँ पर नगर पंचायत स्थापित होती है ना। तो ये कुछ जनसंख्या के अकॉर्डिंग अलग अलग यहाँ पर नगरीय निकाय स्थापित किए जाते हैं, तो ये थोड़ा आपको दिमाग में रखने हैं। नगर निगम हम देख लेते हैं। देखिए, नगर निगम में एक नगर प्रमुख मेयर या फिर महापौर होता है, एक उप नगर प्रमुख उप मेयर तथा 3 प्रकार के सभासद होते हैं। ठीक है, तो कौन कौन होता है नगर निगम में? एक नगर प्रमुख होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, मेयर या फिर महापौर होता है। एक होता है उप नगर प्रमुख, इसको हम उप मेयर बोलते हैं, और 3 अन्य सभासद यहाँ पर होते हैं। चुनाव कैसे होते हैं? तो मेयर का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है ना, जनता चुनती है, तथा वयस्क मताधिकार 18 प्लस के जो जितने भी लोग हैं तो उनको चुनाव में वोट करते हैं मेयर के। यह 5 वर्ष के लिए चुना जाता है, और पद धारण की तिथि से 2 वर्ष तक इसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। ठीक है, तो 5 वर्ष के लिए मेयर चुना जाता है और 2 वर्ष तक इसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। चलिए, नगर निगम के आय के स्रोत हम देख लेते हैं। तो देखिए, स्वयं के द्वारा लगाए गए कार्य जो नगर निगम नगर अपने नगर में जो कर लगाती है, टैक्स लगाती है, उनसे इनको आय होती है। इसके अलावा राज्य से इनको अनुदान प्राप्त होता है, केंद्र से इनको अनुदान प्राप्त होता है। इसके अलावा वित्त आयोग की सिफारिशों पर राज्य सरकार के द्वारा भी इनको कुछ अनुदान दिया जाता है या फिर पैसा दिया जाता है। तो ये सब इनके आय के स्रोत होते हैं, किसके? नगर निगम के। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कितनी 17 नगर निगम है या फिर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है। अब हमने अभी डिस्कस किया था नगर निगमों में 3 प्रकार के सभासद होते हैं, उनको देख लेते हैं। तो देखिए, एक होते हैं निर्वाचित सभासद, तो प्रत्येक वार्ड में एक निर्वाचित सभासद चुना जाता है, आपको पता होगा, जैसे हम पार्षद वगैरह को जो चुनते हैं। इसके अलावा निर्वाचित सदस्य होने के लिए कम से कम 21 वर्ष की आयु तथा उसका नाम निर्वाचक सूची में जरूर शामिल होना चाहिए, है ना। तो इनको चुनाव लड़ने के लिए कम से कम 21 एज होनी चाहिए। इसके अलावा वहाँ की जो निर्वाचक सूची है वहाँ पर शामिल जरूर होना चाहिए। नगर निगम में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कम से कम 6 और अधिक से अधिक 110 होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो निर्वाचित सदस्य होते हैं मिनिमम 6 होने चाहिए और अधिकतम 110 होने चाहिए। इसके अलावा जो मनोनीत सभासद होते हैं, तो ये नगर निगम में मनोनीत सभासदों को राज्य सरकार मनोनीत करती है। मनोनीत मतलब अपॉइंट करती है। इसके अलावा इनकी संख्या 5 से 10 के बीच में होती है। इन सदस्यों को मत देने का अधिकार नहीं होता। तो जो मनोनीत या फिर नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं, तो इनको राज्य सरकार मनोनीत करती है या फिर नॉमिनेट करती है। ये 5 से 10 के बीच में होती हैं, और इसके अलावा इनको मत देने का या फिर वोटिंग का राइट नहीं होता। और एक होते हैं पदेन सभासद। तो ये क्या होते हैं? पदेन सभासद में नगर क्षेत्र वाले सांसद, जिसे हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोलते हैं। इसके अलावा विधायक है ना, यहाँ पे विधायक होगा, विधायक, राज्यसभा तथा विधान परिषद के सदस्य आते हैं। ठीक है, तो ये सब आते हैं पदेन सभासद में। कौन कौन आते हैं? सांसद आते हैं, विधायक आते हैं, राज्यसभा और विधान परिषद के सदस्य आते हैं पदेन सभासद में। चलिए आगे बात करते हैं। नगर पालिका परिषद को देख लेते हैं। तो इसमें एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है और 3 अन्य सदस्य यहाँ पर होते हैं। चुनाव कैसे होता है? तो नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष होता है, आपको पता ही होगा। प्रत्यक्ष आप डायरेक्ट जाकर के वोट डालते हो नगर पालिका अध्यक्ष को। इसके अलावा नगर पालिका परिषद में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कम से कम 25 होती है और अधिक से अधिक यहाँ पर 55 होती है, जबकि मनोनीत सदस्य यहाँ पर 3 से 5 होते हैं। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 200 नगर पालिका या फिर नगर पालिका परिषद हैं। इसके अलावा नगर पंचायत की बात की जाए तो एक यहाँ पर एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है और 3 अन्य यहाँ पर सदस्य होते हैं। चुनाव कैसा होता है? तो अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति से होता है, उपाध्यक्ष का निर्वाचन अप्रत्यक्ष होता है, जबकि 3 प्रकार के सदस्य यहाँ पर निर्वाचित होते हैं, और जबकि 3 प्रकार के सदस्य निर्वाचित, मनोनीत और पदेन यहाँ पर होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ डिटेल है, आपको कितने सदस्य होते हैं, कितने निर्वाचित होते हैं, ये सारी डिटेल आपको याद रखनी है। निर्वाचित सदस्यों की संख्या कम से कम 10, अधिक से अधिक 24, जबकि मनोनीत सदस्यों की संख्या 2 से 3 यहाँ पर होती है। ठीक है, तो ये सारी डिटेल आपको याद रखनी है। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 490 नगर पंचायत हैं। चलिए अब यहाँ पर महत्वपूर्ण MCQs यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली की सिफारिश की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, बलवंत राय मेहता समिति 1957 में आई थी और इसी ने पहली बार त्रिस्तरीय व्यवस्था का प्रावधान किया था या फिर सिफारिश की थी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसका प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है? तो आपको पता होगा, है ना, क्षेत्र प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष, सरपंच, जो ग्राम प्रधान होता है या फिर सरपंच होता है, इनका प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस नगर में निगम नहीं है? ठीक है, तो ये एक अलग से क्वेश्चन आ गया जो कि ऑलरेडी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। तो देखिए अलीगढ़ में नगर निगम है, इसके अलावा मुरादाबाद में नगर निगम है, सहारनपुर में भी नगर निगम है। जो आजमगढ़ है यहाँ पर नगर पालिका परिषद है। ठीक है, तो डी आंसर इसका हो जाएगा आजमगढ़।
चलिए अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था है एक, तो ये किस प्रकार की व्यवस्था? तो देखिए, ए स्थानीय स्वशासन है, बिल्कुल सही है। त्रिस्तरीय प्रणाली, ये भी सही है। और लोकतांत्रिक संरचना है। तो डी आंसर इसका हो जाएगा उपरोक्त सभी, है ना। स्थानीय स्वशासन भी है, इसके अलावा त्रिस्तरीय प्रणाली भी है, और लोकतंत्र भी, लोकतांत्रिक संरचना भी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देता है? तो कौन सा संशोधन है? सी हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन 1992 में आया था, जिसके थ्रू पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, राज्य के पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितना आरक्षण दिया गया है? तो इसमें एक तिहाई आरक्षण आवश्यक किया गया है ना, जो कि 73वां संविधान संशोधन में जो आवश्यक प्रावधान थे उसमें महिलाओं को एक तिहाई आरक्षण अनिवार्य किया गया था। इसके अलावा अलग अलग राज्यों में अलग अलग रिजर्वेशन भी दिया जाता है, लेकिन मिनिमम एक तिहाई आरक्षण जरूरी है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में नगर पालिका का सीमा क्षेत्र अधिसूचित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सक्षम है? तो जो नगर पालिका का सीमा क्षेत्र होता है, ये राज्य विधानमंडल अधिसूचित करती है। अगला क्वेश्चन है, पंचायत चुनाव लड़ने के लिए एक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 21 वर्ष होनी चाहिए, है ना। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। वोटिंग के लिए 18 होनी चाहिए और चुनाव लड़ने के लिए 21 वर्ष होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश के नगरों में मेयर का निर्वाचन होता है, तो कैसे होता है? सीधे नगर के निर्वाचकों द्वारा या फिर प्रत्यक्ष रूप से मेयर या फिर महापौर का यहाँ पर निर्वाचक होता है। तो सी आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन एक सही नहीं है? उत्तर प्रदेश के कुछ नगरों में नगर निगम हैसियत प्राप्त कर लिया, बिल्कुल सही है। नगरों को एक निगम की हैसियत राजनीतिक कारणों पर दी जाती है, तो ये गलत हो जाएगा। इसके अलावा कुछ नियम हैं जिसके आधार पर नगर निगम सृजित किया जाता है, सही है। और उत्तर प्रदेश में नगर निगमों के लिए एक अलग कानून, ये भी सही है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, है ना, ये गलत हो जाएगा स्टेटमेंट। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता पश्चात उत्तर प्रदेश में पंचायतों की स्थापना कब की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा 15 अगस्त 1949, है ना। मैंने बताया था आपको कि एक पंचायत के संबंध में अधिनियम लाया गया था आज़ादी के बाद 1947 में, है ना। यूनाइटेड प्रोविंस, जिसे हम संयुक्त प्रांत बोलते थे, यूपी। और बाद में 15 अगस्त 1949 को पंचायत का पहली बार गठन किया गया उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश कि निम्नलिखित जिलों में से किसमें 112 वर्ष की बुजुर्ग महिला नौरोजी देवी को ग्राम प्रधान चुना गया? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। आजमगढ़ में 112 वर्ष की बुजुर्ग महिला नौरोजी देवी को ग्राम प्रधान चुना गया। तो ये फैक्ट मैंने आपको अलग से बताया था, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान है और भाग 9 का में नगर निकाय का प्रावधान है। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी तो लोगों को राजनीतिक जागरूकता प्रदान करने के लिए, लोकतंत्र की शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए, इसके अलावा कृषकों को शिक्षित करने के लिए। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, लोकतंत्र की शक्तियों को विकेंद्रीकरण करने के लिए ये व्यवस्था अपनाई गई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की संरचना के बाबत उपबंध करने के लिए अधिकृत है? तो जो राज्य का विधानमंडल है ना, वो पंचायतों की संरचना के उपबंध करने के लिए अधिकृत है। तो बी आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं, ग्राम सभा का अभिप्राय क्या है? ठीक है, तो देखिए, एक पंचायत के क्षेत्र के लोग, ये गलत हो जाएगा। पंचायतों के सदस्य, ये भी गलत हो जाएगा। डी आंसर इसका सही हो जाएगा। ग्राम स्तर की जो पंचायत क्षेत्र की जो निर्वाचक नामावली होती है, जिसमें 18+ एज के लोग होते हैं ना, वही ग्राम सभा के अंतर्गत आते हैं, जो कि वोट देते हैं चुनाव में अपना। अगला क्वेश्चन है, भारत के पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार या शिल्पी किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जो बलवंत राय मेहता थे, है ना, जिन्होंने अपनी रिकमेंडेशन में त्रिस्तरीय व्यवस्था का प्रावधान किया था, तो उनको ही पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार या फिर शिल्पी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज सम्मिलित है तो स्टेट लिस्ट या फिर राज्य सूची में सम्मिलित है पंचायती राज व्यवस्था। अगला क्वेश्चन है, ग्राम पंचायतों के गठन से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? तो ग्राम पंचायतों के गठन को लेकर के आर्टिकल 40 डीपीएसपी के अंतर्गत, है ना। डीपीएसपी जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते हैं, भाग 4 में है, तो उसमें ग्राम पंचायतों के गठन की बात की गई है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा भाग नगर पालिकाओं से संबंधित है? तो भाग 9 का में नगर पालिकाओं के संबंध में प्रावधान किया गया है और भाग 9 पंचायती राज के संबंध में प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन है,
पंचायत के विघटन के उपरांत निम्नलिखित में से कौन सी समय अवधि नए चुनाव संपन्न कराने के लिए सही है? तो 6 माह के अंदर चुनाव करवाने होते हैं यदि विघटित कर दी गई है कोई पंचायत। तो ये सारी डिटेल मैंने आपको बताई थी। दोस्तों ये थे हमारे 21 महत्वपूर्ण MCQs क्वेश्चन जो कि ऑलरेडी एग्जाम्स में आए हुए हैं और इन क्वेश्चंस के आगे भी एग्जाम में आने की संभावना बहुत अधिक है। तो यदि दोस्तों आपको लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें।